हेलो हेलो, नहीं दिख रहा है। हेलो हेलो, चला रसगुल्ले बच्चों, जल्दी से एक बार गुड इवनिंग बोलो और एक धमाकेदार स्माइल लेके आ जाओ। अभी इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं विद समथिंग कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्या आप सभी लोग मेरे साथ है अवेलेबल? अरे सर क्या हो गया, आप ऐसी क्यों बात कर रहे हो? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या है बेटा, एकदम सिंपल सा गणित है। गणित सुनोगे समझोगे, गणित एकदम साधारण है। जो हमारे पास आइटम्स थे अभी तक वो के वो ही रहेंगे, बट कुछ ट्रेडिंग पी एंड एल के आइटम्स अब क्लासिफाई होंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। मतलब कैसे ध्यान में रखना कि जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है तो जो आइटम मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, कुछ वो कहां शिफ्ट हो जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग में। और कुछ आइटम जो पी एंड एल के थे वो भी कहां शिफ्ट हो जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग में। ओके, सो लिसन टू मी केयरफुली। पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बारे में कुछ बातें और लिखवा कर दे देता हूं। अरे बाबा किसका फोन है रे, कौन त्रास देता है उड़ लोकर। सो बेटा जी हेडिंग लिखिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। आर वी रेडी? तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा सर, बता तो लाऊं। सुनो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को समझने के पहले आपको यह समझना पड़ेगा, ये एक फैक्ट्री में काम होगा मैन्युफैक्चरिंग का। समझ में आया? मैन्युफैक्चरिंग विल वर्क वेयर, इन फैक्ट्री। जरा जल्दबाजी मत करो, जरा शांति से सुनो, एक बार में समझ में आ जाएगा। ओके, इसमें रूल नंबर 1 कि इसके अंदर स्टॉक एक नहीं होता है, इसके अंदर स्टॉक मल्टीपल होता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस कैसे होगी, तो पहले होगा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आधा बना रहेगा तो उसको बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, और अगर वो पूरा बन जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, फिनिश गुड्स। इसमें से ये दो आइटम के ओपनिंग और क्लोजिंग भी रहेंगे, और फिनिश गुड्स का भी क्या रहेगा, ओपनिंग और क्लोजिंग। इसका ट्रीटमेंट सेम है, ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट असेट। ओके, इसके दो ट्रीटमेंट रहेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग। अच्छा, ओपनिंग कहां जाएगा, ओपनिंग ट्रेडिंग डेबिट, बराबर है। तो स्टॉक मैंने बता दिया, फिनिश गुड्स का ओपनिंग रहेगा, क्लोजिंग रहेगा, वो कहां चला जाएगा, ओपनिंग रहेगा ट्रेडिंग के डेबिट में, और जो क्लोजिंग रहेगा वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और बैलेंस शीट असेट साइड। मुझे लगता है हम यही सीखे थे। इसका जो ट्रीटमेंट है वो दो है, रॉ मटेरियल ओपनिंग भी रहेगा और क्लोजिंग भी रहेगा। एक काम करते इधर लिखता हूं, रॉ मटेरियल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इसका हमें कंज्यूम्ड निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, कंज्यूम्ड कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक आरएम प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये क्या मिल जाएगा, आरएम कंज्यूम्ड, आरएम कंज्यूम्ड। क्लियर है? तो मतलब ऐसा समझो कि ट्रेडिंग अकाउंट अगर बनता तो हम क्या लिखते, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेसेस, और क्रेडिट साइड में क्या लिखते, क्लोजिंग स्टॉक। बराबर है कि नहीं? अब मैं क्या बता रहा हूं, ओपनिंग प्लस परचेस, और जो क्लोजिंग क्रेडिट में लिख रहे थे उसको यहीं से माइनस कर दो। यही हुआ ना मीनिंग? तो ओपनिंग प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग इज व्हाट, आरएम कंज्यूम्ड। आरएम कंज्यूम कहां जाता है बेटा जी, ये वाला फिगर जाएगा मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में। कहां जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट। और जो क्लोजिंग है वो जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड। मतलब बेटा जी जो भी क्लोजिंग स्टॉक है उसके दो ट्रीटमेंट होता है। तो रॉ मटेरियल का कहां जाएगा, कंज्यूम्ड में, और एक कहां जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड। समझ में? बट ये कौन से अकाउंट में जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। अब दूसरा सेम लीजिए, डब्ल्यूआईपी के भी कितने, ओपनिंग और क्लोजिंग। ये जाएगा मैन्युफैक्चरिंग डेबिट, और ये जाएगा मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे क्यों हुआ, हाँ, ये जाएगा मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट एंड बैलेंस शीट असेट साइड। अब जरा ट्रिक देख लीजिए मेरी, समझ में आ रही है ट्रिक।
बेटा जी क्लोजिंग स्टॉक कहां पे जाता है हमेशा? बैलेंस शीट असेट साइड। क्या ये ध्यान में रहेगा क्या? अच्छा, फिनिश गुड्स का तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। फिनिश गुड्स का ओपनिंग कहां जाएगा? ट्रेडिंग डेबिट, और ट्रेडिंग के क्रेडिट में कौन सा? क्लोजिंग। इजी पीजी। फिनिश गुड सॉर्टेड है। दूसरा कौन सा है? वर्क इन प्रोग्रेस। सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस कहां जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। सो ओपनिंग मैन्युफैक्चरिंग डेबिट, क्लोजिंग मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट, सॉर्टेड। मतलब ट्रेडिंग की जगह पे क्या नाम बोल रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग। अब बेटा जी रॉ मटेरियल का सिर्फ एक नया स्टेप सीखना है। रॉ मटेरियल का क्या लेते हैं हम? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सो रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग। ये रॉ मटेरियल कंज्यूम कहां चला जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में, और क्लोजिंग तो बैलेंस शीट एसेट साइड में जाएगी। क्लियर? तो मैं अगर आपको इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझा पाऊं तो क्या समझ में आ रहा है कि देखो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मैंने लिखा टू ओपनिंग आरएम, नहीं आरएम नहीं, मैं इधर लिखूंगा टू आरएम कंज्यूम्ड। ओके, और मैं इधर क्या लिखूंगा बेटा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ आरएम, परचेसेस कौन से? जो गुड्स का परचेसेस है वो रॉ मटेरियल परचेस करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग क्या? रॉ मटेरियल बाय करता है, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आरएम। क्या ये कंज्यूम्ड है क्या? फर्स्ट पॉइंट क्लियर? अच्छा, और दूसरा क्या बेटा जी? इसकी बैलेंस शीट अगर बनती है तो बैलेंस शीट के असेट साइड में हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, मैंने लिखा पहले आरएम। ओके, तो आरएम का सारा स्टोरी खत्म। आरएम का कंज्यूम लिखेंगे और बैलेंस शीट असेट साइड में क्या लिख देंगे? क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा वाला समझ में आया बेटा? दूसरा वाला कौन सा? टू ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, ये इधर आया, और बाय क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी ये इधर आया। एग्रीड? क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी बैलेंस शीट में भी जाएगा। सारे क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट जाते हैं, तो एक बैलेंस शीट असेट साइड में फ्रीज है। क्लियर? सर फिनिश गुड्स कहां जाएगा? तो इसके नीचे बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट। सो मैं इधर लिखूंगा टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो क्या फिनिश गुड्स का भी क्लियर हुआ? और बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। एग्रीड? सो राजा बेटा जी बैलेंस शीट में इधर आ जाएगा फिनिश गुड्स। सही? यस। क्या मेरे पूरे रसगुल्लों को ये बात समझ में आ गई क्या? सिर्फ आरएम कंज्यूम्ड अलग है, बाकी का डब्ल्यूआईपी सेम टू सेम ही है, सिर्फ उसका ट्रीटमेंट कहां करना है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। और फिनिश गुड्स का ट्रीटमेंट कहां करना है? ट्रेडिंग में। सारे क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएंगे? बैलेंस शीट असेट साइड। क्या यहां तक क्लियर है? अब जरा ध्यान से सुनिए। मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को ध्यान में रखते हो आपको किसका ध्यान रखना है? फैक्ट्री का। अब फैक्ट्री का ध्यान में रखना है तो फैक्ट्री में क्या क्या दिख रहा है? देखिए, फैक्ट्री में आपको दिख रहा है लेबर, खुद फैक्ट्री, उधर लग रहा है मशीनरी, उधर लगा हुआ है पावर, उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं बोलते। यस, कभी कभी फैक्ट्री का क्या लगता है? रेंट। मतलब कुल मिलाकर जब माल फैक्ट्री में आए और फैक्ट्री से बाहर निकले तब तक के सारे खर्चे जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। ये ट्रिक दिमाग में रखो। माल कहां पर आया? फैक्ट्री में आया, और फैक्ट्री में माल आने के बाद में उसका क्या हुआ बेटा जी? माल फैक्ट्री से बाहर निकले। फैक्ट्री से बाहर कहां तक? गोडाउन में। विद इन द फैक्ट्री गोडाउन होता है ना, वहां तक माल जाने तक का सारा खर्चा कहां जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग। गोडाउन में जाने के बाद का आगे का ट्रेडिंग और पी&एल में जाएगा। तो उदाहरण के तौर पर मशीनरी का रिपेयर्स अभी तक कहां डाल रहे थे तुम? नहीं, मशीनरी का रिपेयर्स कहां डाल रहे थे? अब कहां जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग। मशीनरी का डिप्रिसिएशन अभी तक कहां सिखाया मैंने? पी&एल। अब वो कहां जाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग। मैंने बताया तो था तुमको। वेजेस तुम कहां डाल रहे थे अभी तक? तुमने बताया ट्रेडिंग अकाउंट में। अब मैं बोल दूंगा मैन्युफैक्चरिंग में डालो। मतलब फैक्ट्री फ्लोर पर जो कोई भी काम चल रहा है वो कहां जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल अभी तक कहां जा रहा था? ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग नहीं है, परचेस ऑफ फिनिश गुड्स ट्रेडिंग में जाता था। ट्रेडिंग किसकी कर रहे? फिनिश गुड्स की कर रहे। बट अब हम बना रहे तो परचेस क्या कर रहे हैं? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहां जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर? तो राजा बेटा जी ये इस तरीके से देखना शुरू करिए आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को। वेयर इज माई मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट? ये रहा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है, एक बार इसको पढ़ ले। ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट टू रॉ मटेरियल
कंज्यूम्ड, ओपनिंग इन्वेंट्री किसकी, रॉ मटेरियल, परचेस किसका, आरएम, क्लोजिंग इन्वेंट्री किसका, आरएम, ये कंज्यूम जाएगा यहां पर। पॉइंट क्लियर। दूसरा डायरेक्ट वेजेस, लेबर लगता है। फिर दूसरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा, पावर, रॉयल्टी, ऐसे सारे खर्चे इधर आएंगे। रॉयल्टी, हायर चार्जेस ऑफ व्हाट, मशीन, कभी कभी हम मशीनरी भी हायर पर करते हैं, जेसीबी रेंट पर लिया। नेक्स्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, ये सारे के सारे कहां जाएंगे, फैक्ट्री में। ध्यान से सुनना, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कभी भी आपको सेल नहीं करता। मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ कॉस्ट निकाल कर देता है। क्या निकाल कर देता है, कॉस्ट। तो यहां पर सिर्फ एक ही आइटम आएगा, सेल ऑफ स्क्रैप बाय प्रोडक्ट एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू। जैसे स्क्रैप है, जब फैक्ट्री में कोई चीज बन रही होती है तो बहुत सारा स्क्रैप जनरेट होता है, स्टील का या कार्डबोर्ड, स्क्रैप जनरेट होता है ना, स्क्रैप का सेल वैल्यू इधर आएगा, फिनिश प्रोडक्ट इधर नहीं सेल होगा। फिनिश प्रोडक्ट कहां सेल होगा, ट्रेडिंग अकाउंट। और राजा बेटा जी क्लोजिंग WIP, ये तो मैंने सिखाया। और जो कुछ भी यहां पर मिलेगा वो आपको कॉस्ट मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या मिलेगा, डेबिट साइड में सारी कॉस्ट है, क्रेडिट साइड में जो स्क्रैप वैल्यू है वो किया, और राजा बेटा जी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP लिखा, तो आपको क्या मिला इधर से, कॉस्ट। और ये कॉस्ट यहां से जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ट्रेडिंग से फिर निकलेगा जीपी निकलने के बाद में P&L, वहां से निकलेगा क्या, NP। क्या पूरी क्लास को स्पष्ट है, आर वी श्योर? ओके, इसके कुछ फॉर्मूलाज दे रखे बेटा जी, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के, यस और नो। और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एग्जांपल्स, रॉयल्टीज है और हायर चार्जेस है, मैंने बताया। और ओवरहेड्स वगैरह ये आप कब पढ़ोगे, व्हेन यू विल कम इनटू दिस, ये इंटरमीडिएट। तो मुझे लगता है कि ज्यादा इजी होगा कि अगर हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर ले तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इसका लंबा वाला क्वेश्चन दे कराता हूं आपसे, क्वेश्चन बैंक में आइए बेटा। अरे कौन है इधर, आर वी रेडी? सी हियर, 31 मार्च 2020। अरे क्या नाम है इसका, अमर, देखो जरा ध्यान से पढ़ो। ऑन 31 मार्च 2020 द TB ऑफ मिस्टर वाइट वर एज फॉलोज। यू हैव गॉट स्टॉक ओपनिंग, रॉ मटेरियल कहां जाएगा बेटा जी, RM कंज्यूम्ड, कहां जाएगा ये, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस कहां जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड, क्लियर है। फिनिश गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट असेट साइड। बेटा जरा ध्यान से देखो, अभी इधर कैरेज ऑन परचेसेस पहले कहां डालते थे तुम, अब ट्रेडिंग में नहीं जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग के जो भी आइटम है एक्सपेंस के वो कहां शिफ्ट हो गए, मैन्युफैक्चरिंग, सिवाय ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। सो ये कहां पे डालेंगे हम, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड। बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट असेट साइड। बेटा इसके पहले वेजेस कहां जाता था, अब कहां जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड। सैलरीज P&L में ही जाएगा, पोस्टेज P&L में ही जाएगा। रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर, अंडरलाइन द वर्ड ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर मतलब इट इज नॉट यूज्ड इन फैक्ट्री। मैंने बोला फैक्ट्री के सारे खर्चे कहां जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग। ये कहां जाएगा, P&L। कैश एट बैंक बैलेंस शीट असेट साइड, ऑफिस फर्नीचर बैलेंस शीट असेट साइड। बेटा ध्यान से, रिपेयर्स टू प्लांट, बेटा प्लांट कहां यूज होता है, फैक्ट्री में ना, तो ये कहां जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड। ना बेटा परचेस किसका होगा यहां पर, रॉ मटेरियल का। एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी क्या बाय करेगी, रॉ मटेरियल, तो ये कहां जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड। RM कंज्यूम्ड, क्या बोलेंगे भैया, RM कंज्यूम। प्लांट एंड मशीनरी कहां जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड। बेटा जी रेंट दिया है, फिर आपको क्या दिया है, लाइटिंग और जनरल एक्सपेंस। जरा नीचे आ जाइए बेटा, इधर कुछ बताए क्या, लाइटिंग इज चार्ज्ड 2/3 and 1/3 टू ऑफिस। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रॉब्लम इनकम्प्लीट है, इलस्ट्रेशन 3 कुछ मिसिंग है इसमें, 1-2 मिनट बेटा।
हाँ ये बेटा ये लाइन मिसिंग है देखो, ऑफिस प्रीमाइसेस ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ द टोटल एरिया, प्लीज ये लिख दीजिए। कहां पे मेरे को क्यों नहीं दिखा, उधर ही लिख दिया क्या, सॉरी मेरे को लगा लाइन मिसिंग है। एक सेकंड, हाँ ये इधर आ गया, ऑफिस प्रीमाइसेस ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ द टोटल एरिया, मतलब बेटा जी 1/4 ऑफिस है तो 3/4 क्या है, फैक्ट्री। तो बेटा जी रेंट कहां कहां पे जाएगा, जो 1/4 है वो जाएगा पी एंड एल, रेंट वैसे कहां जाता है पी एंड एल, और 3/4 कहां जाएगा बेटा, मैन्युफैक्चरिंग से यस। लाइटिंग के बारे में क्या बोला है, लाइटिंग 2/3 टू फैक्ट्री, तो लाइटिंग 2/3 मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा और 1/3 कहां जाएगा, पी एंड एल। जनरल एक्सपेंस कुछ नहीं बोला है तो कहां जाता है बेटा, पी एंड एल डेबिट साइड, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्रेडिट साइड में देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, बिल्स पेएबल बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। बेटा सेल ऑफ स्क्रैप ऐसे जाता है पी एंड एल में, अभी कहां जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट साइड। कमीशन रिसीव्ड पी एंड एल क्रेडिट साइड। बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पेंडिंग, ये ओल्ड है, हमेशा मैंने ऐसे ही बताया ट्रायल बैलेंस के प्रोविजन को क्या रखो पेंडिंग, और ये क्या कर देते लास्ट में लेस पी एंड एल में। आगे कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट लाइबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। हैप्पी टू शेयर दिस, ओके। अब क्या क्या बोला है, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020, मतलब एक क्लोजिंग है, ये सारों का एक इफेक्ट है बैलेंस शीट असेट साइड। रॉ मटेरियल का जाएगा आरएम कंज्यूम्ड, फिनिश गुड्स जाएगा ट्रेडिंग क्रेडिट, सेमी फिनिश गुड्स जाएगा ट्रेडिंग क्रेडिट, दो इफेक्ट हो गए ना, सारे बैलेंस शीट ट्रेडिंग नहीं, सेमी फिनिश गुड्स इज वर्क इन प्रोग्रेस, मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट, ठीक है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में चला गया, दूसरा फिनिश गुड्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में, सेमी फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के क्रेडिट में, और एक इफेक्ट और है, सारे के सारे कहां जाएंगे, बैलेंस शीट असेट साइड, क्लियर। सैलरीज एंड वेजेस आर अनपेड 902,000, आप मुझे एंट्री बता सकते हो सैलरी आउटस्टैंडिंग की, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कहां जाएगी, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, और सैलरी में ऐड। वेजेस आउटस्टैंडिंग की एंट्री बताओ, वेजेस टू आउटस्टैंडिंग, वेजेस अब कहां जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग, जब तक हम फाइनल अकाउंट में थे तब तक कहां जा रहा था, ट्रेडिंग, अब कहां जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि वेजेस का क्लासिफिकेशन अब मैन्युफैक्चरिंग में, और आउटस्टैंडिंग वेजेस बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। अच्छा और क्या है बेटा जी, मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड ऑफिस फर्नीचर बाय 7.5%। बेटा जो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है वो कहां जाएगा ना, फर्नीचर बोला मैंने, पी एंड एल डेबिट, और मशीनरी का डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग, क्लियर, क्योंकि मशीनरी फैक्ट्री में यूज होती है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 1% ऑफ सेल्स, बेटा इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना मेंटेन हो रहा है, 1% ऑफ सेल्स। नहीं रे, ये इसके बाद में लाइन फुल स्टॉप है, ये नेक्स्ट लाइन होनी चाहिए थी। तो उन्होंने क्या बोला, 1% ऑफ व्हाट, सेल्स। बेटा जी हम आरडीडी किसी पर भी निकाले, सेल्स का निकाले, डेटर्स का निकाले, या हमको डायरेक्टली फिगर दे, हमारा ट्रीटमेंट सेम टू सेम है। एंट्री है पी एंड एल टू आरडीडी, आरडीडी हमेशा डेटर से ही लेस होगी और पी एंड एल के डेबिट में जाएगी। देखो किसका रेफरेंस ले रहे वो इंपॉर्टेंट नहीं, तुम सेल्स पर निकालो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सेल्स पर नहीं निकालना तुम एक काम कर लो, इस पर निकाल लो, डेटर्स पर निकालो, वो भी चलेगा। या कोई बोल देगा डायरेक्टली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है, 10,000, हमारी एंट्री चेंज नहीं हो सकती सर, तुम सिर्फ अमाउंट कंप्यूट करने के लिए सेल्स का यूज कर रहे हो, है कि नहीं, मेरी बात आपके जहन तक पहुंची, इसका सेल्स पर कोई इंपैक्ट नहीं है, क्लियर। ऑलराइट, प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, 3, आर वी रेडी। इसमें क्या क्या बनेगा बेटा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल, और क्या, बैलेंस शीट। सो लिखिए इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर वाइट, पहले मैंने लिखा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट,
मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपको बनाना है फॉर अराउंड 7 to 8 लाइंस। फिर उसके नीचे बनेगा बेटा ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पे एंड एल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट सबसे छोटा बनेगा यहां पर अराउंड 3-4 लाइंस, बस ट्रेडिंग अकाउंट उतना ही बनेगा 3-4 लाइंस। पी एंड एल और बेटा जी फिर क्या बनेगा, बैलेंस शीट। एज ऑन 31 मार्च 2020 बैलेंस शीट एक अराउंड 7-8 लाइन की बन जाएगी, आप बनाकर रेडी हो जाइए। शैल वी प्रोसीड? ओके, पहला वाला चालू करें। पहला कौन सा है, ओपनिंग स्टॉक है बेटा, मैं चालू करूं? ओके, पहला वाला कौन सा आइटम है, ओपनिंग स्टॉक। मैं क्या लिखूंगा, 2 RM कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक RM कितना है बेटा, 21,000। नीचे दिया हुआ बेटा परचेसेस, गो एंड चेक परचेसेस कहां दिया हुआ है, नीचे दिया है देखो 85,000 है। और एडजस्टमेंट में जाइए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ RM 16,200। बेटा आउटर कॉलम में फिगर बताओ, 21,000 प्लस 85,000 माइनस 16,200, उत्तर आता है 89,800। ठीक है, सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड, तो हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक किसका लिखा बेटा मैंने, RM का। RM का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 16,200 है क्या, 16,200 ही है ना। शैल वी प्रोसीड नाउ? ठीक है, ये मैंने RM का एक साथ पूरा ट्रीटमेंट कर दिया। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट आइटम, WIP। बेटा ओपनिंग WIP इधर लिख दो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, टू ओपनिंग WIP। ओपनिंग WIP कितना है बेटा जी, 9,500। बेटा मैन्युफैक्चरिंग को और अच्छे से समझने के लिए क्लोजिंग WIP कहां जाएगी, एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़ो और बताओ मुझे सेमी फिनिश गुड्स कितना है, क्लोजिंग WIP 7,800। सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड, तो मैंने लिखा WIP या सेमी फिनिश गुड्स भी लिख सकते हो। कितना अमाउंट था, 7,800। डन। नाउ कैन यू टिक मार्क द नेक्स्ट आइटम। फिर अगला वाला कौन सा है, फिनिश गुड्स। बेटा फिनिश गुड्स कहां जाता है, ट्रेडिंग में, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है बेटा जी, 15,500। बेटा लगे हाथ तो और एक आइटम कर ही देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है, एडजस्टमेंट नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इट इज 18,100। बेटा क्लोजिंग स्टॉक के तो दो इफेक्ट होते हैं, बैलेंस शीट असेट साइड। सो आई विल राइट डाउन फिनिश गुड्स कितना बता रहे थे बेटा, 18,100। प्लीज टिक मार्क फिनिश गुड्स। सन्ड्री डेटर्स कहां जाएगा बेटा, बैलेंस शीट असेट साइड, मैंने लिखा सन्ड्री डेटर्स, मेरा फिगर है 24,000। डन। बेटा आप मुझे बताओ कैरेज ऑन परचेस कहां जाएगा, क्या हुआ, अरे इनर कॉलम में लिखना है ना, यही बोल रहे हैं ना, मैंने जगह छोड़ के लिखी 24,000, इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट करना होगा इसलिए इनर कॉलम में। आगे पढ़ो बेटा, कैरेज ऑन परचेस कहां जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड, टू कैरेज इनवर्ट टू एजेस सब इधर ही आएगा। कैरेज ऑन परचेस कोई एडजस्टमेंट नहीं है बेटा इस पर, मैं डायरेक्टली लिख दूंगा 1,500। विल यू रीड द नेक्स्ट आइटम, बिल्स रिसीवेबल कहां जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड,
बोलो बिल्स रिसीवेबल कितना है? 15,000। फिर अगला आइटम वेजेस, कहां जाएगा बेटा वेजेस? मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड टू वेजेस 13,000। अरे इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा 13,000। अगला आइटम सैलरीज, सैलरीज कहां जाएगा? पी एंड एल के डेबिट साइड में टू सैलरीज इनर कॉलम 10,000। बेटा इसका भी आउटस्टैंडिंग है। टेलीफोन एंड पोस्टेज कितना जाएगा? 1,000। रिपेयर्स, टू रिपेयर्स कितना जाएगा? 350। कैश एट बैंक कहां जाएगा? कैश एट बैंक 17,000। ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर कितना जाएगा बेटा जी? 10,000 इनर कॉलम बैलेंस शीट एसेट साइड। रिपेयर्स टू प्लांट कहां जाएगा बेटा? मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि प्लांट कहां पे होता है? फैक्ट्री में। टू रिपेयर्स टू प्लांट बोलो कितना है? 1100। परचेसेस नेक्स्ट आइटम है बेटा, कर दिया हमने। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट असेट साइड इनर कॉलम में जाएगा 70,000। बेटा रेंट 1/4 किधर जाएगा? देखो 1/4 है ना, सो बेटा जी रेंट 6,000 का 1/4 इज 1,500। 6,000 इज द रेंट, बट उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। जो फैक्ट्री का है वो मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा और जो इधर है वो इधर आएगा। सो मैं इधर लिखूंगा टू रेंट मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में कितना लिख दूंगा? 4,500। ये 3/4 आएगा। बेटा लाइटिंग का क्या स्टोरी है? लाइटिंग 2/3 कहां पे है? मैन्युफैक्चरिंग में। तो लाइटिंग टोटल कितना है बेटा? 1350। 1350 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 900 आ रहा है क्या? 450 कहां जाएगा? पी एंड एल। हैप्पी? बेटा जनरल एक्सपेंस कहां जाएगा? टू जनरल एक्सपेंस पी एंड एल में। पी एंड एल कितना जाएगा? 1,500। बेटा क्रेडिट साइड के आइटम देखो क्या क्या है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना आएगा बेटा जी? 15,000। शैल आई राइट डाउन 15,000? नो एडजस्टमेंट, लाइबिलिटी साइड। फिर बिल्स पेएबल 7,500। सेल ऑफ स्क्रैप मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट साइड बाय सेल ऑफ स्क्रैप कितना है? सेल ऑफ स्क्रैप 2,500। कमीशन रिसीव्ड पी एंड एल क्रेडिट साइड बाय कमीशन रिसीव्ड बोलो कितना आएगा? 450। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज अ पेंडिंग आइटम। कैपिटल कहां जाएगा? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड 1 लाख। सेल्स कहां जाएगा बेटा? ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय सेल्स। सेल्स रिटर्न होगा तो यहां से लेस। बेटा मुझे एक बात बताओ, परचेस रिटर्न होगा तो कहां पे लेस करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जो परचेस लिखा था ना उसमें से क्या लेस करेंगे? परचेस रिटर्न, भूलना नहीं है। ओके, बैंक ओडी कहां जाएगा? मैंने सेल्स को इनर कॉलम में क्यों लिखा? आउटर कॉलम में। सेल्स रिटर्न तो है नहीं कोई। ये आउटर कॉलम में लिख दिया मैंने सेल्स। हाँ, अभी बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड 8,500।
विल यू प्लीज टर्न द पेज? बेटा रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और सेमी फिनिश गुड्स तो कर दिया ना। सैलरीज कितना आउटस्टैंडिंग है? 900। तो बेटा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में पहले आउटस्टैंडिंग सैलरीज लिख दो 900 और आउटस्टैंडिंग वेजेस लिख दो बेटा कितना है? 2000। हमारी एंट्री होती है सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी बैलेंस शीट आइटम लाइबिलिटी में लिख दिया। वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस बैलेंस शीट लाइबिलिटी आइटम, मैंने लिख दिया बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। नाउ प्लीज कम डाउन हियर। सैलरीज में ऐड करिए, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने है बेटा? 900। आउटर कॉलम में 10,900। अप्रिशिएट दिस। वेजेस को कर दीजिए बेटा जी ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस। बोलो नहीं, अमाउंट कितनी है? 2000 ना। आउटर कॉलम में 15,000। ओके, आगे क्या लिखा? मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, 7,000। आउटर कॉलम में जाएगा 63,000। बेटा 7,000 कहां जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में। अच्छा, ऑफिस फर्नीचर को भी कर दीजिए डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 7.5%। 7.5 बोला ना, इट इज नथिंग बट 7.5। सो बेटा जी 10,000 का 7.5% कितना है? 750। ये जाएगा 9,250। बेटा मुझे बताओ 750 कहां जाएगा? चल पागल, बेशरम, बेहया। 7,000 मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, 750 कहां जाएगा? हाँ तो वही तो पूछ रहा था। तो बेटा जी लिखो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 750। बेटा जरा ध्यान से देखना, फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री में यूज होने वाली सारी चीजें, उसका डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग में, बाकी का सारा डेप्रिसिएशन P&L में। अरे भैया समझ आ रहा है ना? तो बेटा जी इधर हम लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट का कितना बेटा? 7,000। वेरी गुड। आगे बढ़ते बेटा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 1% ऑफ द सेल्स। कैन यू टेल मी 1% ऑफ द सेल्स मतलब सेल्स कितना है मेरा? 1,67,200। 1,67,200 इंटू 1% कितना आ रहा है? 1,672। एंट्री बोलो। P&L to RDD। RDD as a matter of presentation subtracted from debtors, तो हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बरोबर है बेटू? 1,672 इधर से लेस करेंगे, इसका सेल से कोई लेना देना नहीं है। 22,328 क्लियर? डेटर्स में से लेस किया, कैलकुलेट किस पर किया? सेल्स पर, बट लेस किया डेटर्स पर से। अच्छा अभी आ जाओ इधर P&L में आओ बेटू। 2 RDD कितना है? 1,672। बेटा ओल्ड कितना है? 1,650 लेस ओल्ड RDD 1,650। आउटर कॉलम में जाएगा 22। अगर मान लो ये फिगर नेगेटिव आ गया, क्रेडिट में लिख दो। अगर फिगर नेगेटिव आए तो क्या? क्रेडिट में। डेबिट में नेगेटिव लिखने की जगह पे कहां लिख सकते हो? क्रेडिट में। सर इधर नेगेटिव लिखा तो चलता है क्या? वो भी चलता है। आगे बढ़े। आगे क्या है? 1/4 ऑफ द टोटल एरिया ऑफिस प्रीमाइसेस ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ द टोटल एरिया। इससे हमने रेंट को बाइफरकेट किया और लाइटिंग का इफेक्ट हमने ऑलरेडी कर दिया। तो अभी एक काम करिए, पहले हम मैन्युफैक्चरिंग को टैली करेंगे। कैलकुलेटर पर लीजिए 89,800 प्लस 9,500 प्लस 1,500 प्लस 15,000 प्लस 1,100 प्लस 4,500 प्लस 900 प्लस 7,000 माइनस 2,500 माइनस 7,800। कैन आई नॉट गेट बाय कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग $1,19,000? क्लियर? सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा बेटा? कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सो दिस आई विल राइट डाउन ट्रांसफर टू
ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आके लिखो टू कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कितना आएगा 1,19,000। अब बेटा जी जीपी निकालो, जीपी सो हमने लिखा टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है आपका 50,800 आ रहा है क्या? मैंने लिखा बाय जीपी ब्रॉट डाउन 50,800। एनपी निकालो बेटा, तो मेरा आएगा इधर टू नेट प्रॉफिट 34,778 आ रहा है, 34,778। एनपी 34,778। एनपी क्या करेंगे बेटा जी कैपिटल में ऐड 1,34,778 प्लस करिए 900 प्लस करिए 2,000 प्लस करिए 15,000 प्लस 7,500 प्लस 8,500, यह आएगा 168,678। मेरा तो टैली हो गया भाई 168,678। क्या बोलते हो मैन्युफैक्चरिंग इजी है? सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का फॉर्मेट ध्यान में रख लेना, कुछ आइटम जो ट्रेडिंग के थे वो शिफ्ट हो गए मैन्युफैक्चरिंग में, कुछ आइटम जो P&L के थे वो कहां शिफ्ट हो गए मैन्युफैक्चरिंग में। बाकी का सारा प्रेजेंटेशन सब कुछ सेम टू सेम है। जो कुछ भी परचेस होगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जब बनाना है तो किसका परचेस होगा रॉ मटेरियल का, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में जाता है। क्लियर? कौन सी प्रॉब्लम हो गई? थर्ड क्वेरी होगी तो पूछ लो, ऑनलाइन लाइव के बच्चों क्वेरी होगी तो पूछ लो। आई एम वेटिंग बेबी। Come down to the question number 6. ये 5 मार्क के लिए अभी भी आ सकता है आपको, है ना? सर मेरा फर्नीचर का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं हो रहा है क्योंकि तुम मैथ्स बराबर से नहीं पढ़ते हो। 7.5 तुमको पकड़ समझ में नहीं आ रहा है। 7.5 ऐसा लिखा जाता है। अरे बेशरम, रिवीजन बैच में ये क्वेश्चन पूछ रहे तू। 7.5 ऐसा लिखा जाता है ना। सो 2 7 जा 14, 14 प्लस 1 15/2, ये मैथ्स में पढ़ाया था। एंड 15 डिवाइड बाई 2 इज 7.5%। भाड़ में जाओ, मैं नहीं कर रहा, जो गाली देनी दे। द प्रकाश रंस फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस प्रेशर कुकर। द फॉलोइंग डिटेल्स वर ऑब्टेन्ड अबाउट हिज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24। पहला है बेटा जी ओपनिंग WIP मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड, क्लोजिंग WIP मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट साइड, ओपनिंग क्लोजिंग परचेसेस RM कंज्यूम्ड। बेटा आपको इसमें क्या बनाने के लिए बोला है? लास्ट लाइन पर आ जाओ। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो बैलेंस शीट का बसड़ में मत जाओ। समझे क्या? आगे परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेसेस, और ये भी कहां जाएगा? RM कंज्यूम्ड में। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाता है। इनडायरेक्ट मटेरियल ये कॉन्सेप्ट हमारे अकाउंट्स का नहीं है, ये कॉस्टिंग से आता है इंटरमीडिएट में। इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग जब हम करते हैं कोई चीज का, तो एक तो होता है रॉ मटेरियल जो डायरेक्टली प्रोडक्ट में जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे एक कैलकुलेटर बनाया, तो कैलकुलेटर में आपको ये दिख रहा है
प्लास्टिक गया है, चिप गई है अंदर की, बटन्स गए, ये डायरेक्ट मटेरियल हुआ। बट इसके पीछे बहुत सारे इनडायरेक्ट मटेरियल भी होंगे। सर इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब क्या? उस फैक्ट्री को साफ सफाई करने के लिए या इस कैलकुलेटर को साफ सफाई करने के लिए, जो इसके अंदर गया नहीं है बट उसको साफ सफाई करने के लिए कुछ लिक्विड होंगे, वो इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। डू यू एग्री? ओके, सो इनडायरेक्ट मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड। Raja beta ji, who will tell me about the wages? Where will the wages go? Manufacturing debit side. बेटा इनडायरेक्ट वेजेस क्या होते हैं मैं तुमको समझाता हूं। जैसे फैक्ट्री में जो एक्चुअली प्रोडक्ट को बना रहे वो डायरेक्ट वेजेस, बट फैक्ट्री में और भी लोग काम करते हैं। जैसे फैक्ट्री के देखरेख करने के लिए कोई वॉचमैन है, राइट, वो इनडायरेक्ट वेजेस है। सुपरवाइजर्स होते हैं, वो इनडायरेक्ट वेजेस है। इनडायरेक्ट वेजेस विल ऑल्सो गो टू द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये सारे टर्म्स कॉस्टिंग से आते हैं। अभी आपको इतना ध्यान में रखना, वेजेस लेबर को दिया जाता है, उसका कोई लेना देना नहीं है बाकी की एक्टिविटीज के साथ। उसका लेना देना किसके साथ होगा? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के साथ ही। सो इनडायरेक्ट वेजेस भी मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड। पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड, क्योंकि रिपेयर किसका हो रहा है हम अज्यूम कर रहे हैं? मशीन्स का। अगर रिपेयर कंप्यूटर का है विच इज यूज्ड इन ऑफिस, P&L। Depreciation on factory shed, manufacturing debit side. Depreciation on plant and machinery, manufacturing debit side. और रसगुल्ले बच्चों, sale of scrap, manufacturing credit side. MC. ओके, चलो करते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। Keep smiling. For the year ended. भाई इस बार एग्जाम में खुद मत छोड़ना, लिख देना फॉर द ईयर एंडेड। अपने ईगो को बीच में लेकर आना ही मत, बड़े विनम्र होकर लिखना, समझे क्या? सच्ची, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सर मी अनुषा, अनुषा सोलापूरवर ना? माहिती नहीं कौन। टू ओपनिंग WIP, बोलो भाई पहले कितना है? 6,25,000। $6,25,000। क्लोजिंग WIP 7,15,000। हाँ डार्लिंग, डराते क्या है यार? कैसा है? आज मिलते हैं, आ रहा हूं ऑफिस 8 o'clock। ये बेबी ओपनिंग नहीं, इधर क्या लिखेंगे? RM रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। हाउ? इधर आएगा पहले ओपनिंग। ओपनिंग कितना है बेटा जी? 5,85,000। परचेसेस, वैसे मैं एक बात पूछना भूल गया, ये क्लोजिंग WIP और एक इफेक्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड। वो इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि बना रही है। अच्छा, फिर क्या है बेटा जी? परचेसेस। परचेसेस कितना है बेटा जी? 18 लाख है रे। अच्छा, 18,74,000। अरे बाप रे सर, जो लास्ट जून अटेम्प्ट में आप यूट्यूब में बहुत डांटे, आज से ये फाइनल में हूँ। बहुत बहुत बधाई एंड आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ डाटा होगा तो, मुझे याद नहीं है। 18,74,000। क्लोजिंग नहीं, परचेस रिटर्न इधर से लेस कर दूं क्या? परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न कितना बेटू जी? 95,000 लेस, और लेस करेंगे क्लोजिंग RM। बेटा क्लोजिंग RM कितना है? 4,70,000। 5,85,000 प्लस 74,000 माइनस 95,000 माइनस 4,70,000 कितना आएगा? 18,94,000। ओके पिल्लू। राजा बेटा जी 2 इनडायरेक्ट मटेरियल, बोलो ना कितना है?
इनडायरेक्ट मटेरियल इज 1,88,000। फिर अरे इनडायरेक्ट एक्चुअली नीचे लिखते तो ठीक रहता, बट ठीक है। टू डायरेक्ट वेजेस, बोलो बेटू कितना है डायरेक्ट वेजेस? वेरी गुड बेटा, 3,97,000। फिर इनडायरेक्ट वेजेस, टू इनडायरेक्ट वेजेस बोलो बेटा कितना है? 52,000। वेरी गुड, कीप अप द गुड वर्क। 82 है क्या? 82। फिर रसगुल्ले कौन सा है? पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी, टू पावर कितना है बेटू? पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी 1,76,000। क्लियर है ना? उसके बाद में रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस बोलो बेटू कितना है? 2,65,000 ना। उसके आगे क्या है? डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री शेड। यस गुड़िया, many many congratulations. I hope you do really well in your life. Thank you so much for your kind words. Thank you. To depreciation on plant, बेटा depreciation on furniture होता तो बैलेंस शीट P&L, बेशरम। सेल ऑफ स्क्रैप, बाय सेल ऑफ स्क्रैप बोलो बे, बोलो ना। क्रेडिट साइड 36,000। प्लीज गो हेड। अब इसके बाद में हम क्या निकाल देंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल देंगे क्या? 36,000 प्लस 7,15,000 माइनस 62,500, नहीं 62,500 नहीं, 6,25,000 है, माइनस 18,94,000 माइनस 1,88,000 माइनस 3,97,000 माइनस 82,000 माइनस 1,76,000 माइनस 2,65,000 माइनस 144 माइनस 162 बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेटा मेरा आ रहा है 31,82,000। गड़बड़ है? 31,82,000। ये कहां ट्रांसफर होगा? ट्रेडिंग अकाउंट। बेटा मेरी एक बात सुन लिया, तेरे को कूट डालूंगा खलबत्ते में अगर सिली मिस्टेक्स की, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर सकते तुम, बड़ी मिस्टेक्स कर, बेशरम। नहीं हो रहा अभी तक? वैसे अभी प्रेजेंटेशन जिनको सुनना है सुन लीजिए, ये आंसर ऐसा भी किया तो चलेगा, बट ज्यादा अच्छा अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन क्या है देख लीजिए। पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल, फिर आता है डायरेक्ट वेजेस, फिर आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। कैसे? तीन चीजें लगती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। पहले क्या लगेगा आपका? मटेरियल, फिर लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे जो कुछ भी है डायरेक्टली पहले आ जाएगा, बराबर है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इनडायरेक्ट उसके नीचे आता है। अगर इतना रखेंगे तो प्रेजेंट। मैंने इनडायरेक्ट गलती से वेजेस के ऊपर लिख दिया था। हैप्पी। शैल वी गो नाउ? सर आज फाइनल अकाउंट खत्म हो जाएगा? अभी खत्म हुआ नहीं है क्या? एक क्वेश्चन रहा, फिर हम जाएंगे मॉड्यूल को थोड़ा सा छानेंगे। बेटा ये क्वेश्चन नंबर क्या हुआ बेटा? बोल भाई, नहीं आ रहा है क्या अभी भी? वेगड़ा देता है तेरे लिए वापिस एक बार बेटा, मैंने तो किया है वैसे। 36,000 प्लस 7,15,000 माइनस 6,25,000 माइनस 18,94,000 माइनस 1,88,000 माइनस 3,97,000 माइनस 82,000 माइनस 1,76,000 माइनस 2,65,000 माइनस 1,44,000 माइनस 1,62,000, 31,82,000। अरे बधीर, लाज वाटते का तुला? दुसऱ्यांदा कामाला लावलाय. मोहित बोल रहा है पोस्टिंग में मिस्टेक हो गई डेप्रिसिएशन की, में भी उसकी कुठे कुठे अंडी घातली मग नाही होगा नहीं.
बेशरम। आ जाओ बेटा जी, लास्ट क्वेश्चन। बेटा मैंने किया ऐसा ही किया है, थोड़ा बहुत आता है मेरे को, ज्यादा नहीं आता तेरे जितना, बट थोड़ा बहुत आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 लिख लीजिए, यूनिक क्वेश्चन है इसलिए कर रहे हैं हम। फॉलोइंग इज द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, रॉ मटेरियल अकाउंट प्रोवाइडेड बाय मिस्टर शिवम रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर 1920, देयर आर सर्टेन फिगर मिसिंग फ्रॉम दिस अकाउंट्स। बेटा जी ये सिंगल एंट्री जैसा क्वेश्चन है। देखते तुमको क्रेडिटर्स अकाउंट सिंगल एंट्री का क्या क्या याद है। क्रेडिटर्स को कौन सा बैलेंस? सो ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, परचेसेस क्रेडिट साइड, परचेस रिटर्न डेबिट साइड, पेमेंट डेबिट साइड, बिल्स पेबल एक्सेप्टेड डेबिट साइड, बिल्स पेबल डिसऑनर्ड क्रेडिट साइड। सिंगल एंट्री में होएगा, बट क्रेडिटर्स अकाउंट हम वहां पर ही करेंगे, यहां पर मैं नहीं कर सकता। तो क्रेडिटर्स अकाउंट एक दिया है। दूसरा दिया है रॉ मटेरियल अकाउंट। रॉ मटेरियल अकाउंट को आप ऐसा मान के चलिए कि ऐसा कोई अकाउंट नहीं होता है, बट रॉ मटेरियल अकाउंट अगर बनता तो कैसे बनता? कॉस्टिंग में चले जाइए थोड़ा सा। रॉ मटेरियल क्या है आपको क्या लगता है? स्टॉक क्या है? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल असेट। देख लो, घूर लो, शायद पता चल जाए। रॉ मटेरियल क्या है? असेट है। ओपनिंग स्टॉक असेट है, बराबर। ओपनिंग स्टॉक कौन से साइड में? रॉ मटेरियल के डेबिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल डेबिट साइड, और वो आ जाएगा कंज्यूम्ड। हो राजा, ठीक है। देयर आर सर्टेन फिगर्स मिसिंग फ्रॉम दिस अकाउंट्स। तो तुम्हें रॉ मटेरियल अकाउंट दिया है, रॉ मटेरियल अकाउंट में देख लीजिए ओपनिंग स्टॉक दिया है, मैं बोल तो रहा था, बोला हाँ। फिर क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में दिया है, दिख तो रहा है ये इधर। ये क्रेडिटर्स की जगह पे मैं परचेसेस बोल दूं क्या? ये आधा अधूरा अकाउंटेंट था, इसने क्रेडिटर लिख दिया। क्रेडिटर नहीं, परचेसेस है ना। फिर आगे उससे क्या निकलेगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सर आपको कैसे पता चला रॉ मटेरियल कंज्यूम? अरे झंडू बाम, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक कंज्यूम्ड ही आता है ना। गुड। बैंक अकाउंट में कितना है बेटा जी? क्रेडिटर्स को पेमेंट किया 23,50,000, टू बैलेंस कैरिड डाउन 6,60,000, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 15,70,000। तो इधर क्या आएगा? बाय परचेसेस ही आएगा ना, बोलो ना हाँ। तो एक बार निकाल के बताओ मुझे। 23,50,000 प्लस 6,60,000 माइनस 15,70,000, परचेसेस कितना आता है? 14,40,000। बहुत भारी काम किया है कि बहुत फालतू काम किया है? बहुत फालतू काम किया है। परचेसेस निकाला है, ये सिंगल एंट्री में करेंगे हम क्रेडिटर्स अकाउंट। आगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बेटा जी, ट्रेडिंग अकाउंट में 17,44,000 गया, माइनस 365 माइनस 215 माइनस 249। तो बेटा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आपको क्या मिलेगा? ये आरएम कंज्यूम्ड मिलता है ना, तो करो 17,44,000 माइनस 3,65,000 माइनस 2,15,000 माइनस 2,49,000, कितना आ रहा है? 9,15,000। बेटा जी फिर मैं इधर लिखूंगा 9,15,000। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मिल गया मुझे। परचेसेस मुझे मिल गया 14,40,000, बोलो ना भाई। सो क्लोजिंग कितना आएगा? 1,27,000 प्लस 14,40,000 माइनस 9,15,000, मेरा आंसर आएगा 6,52,000। रसगुल्लो बराबर क्या? अब ये क्वेश्चन जानबूझकर मैंने पूरा पढ़ा नहीं, क्योंकि नहीं तो तुम्हारी बैंड बज जाती। लास्ट लाइन जाके पढ़ो क्वेश्चन के। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड रॉ मटेरियल अकाउंट। मैं उसको बोलूंगा तो ये एड़ा है क्या? मैन्युफैक्चरिंग तो बना कर दिया ना, बट ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट गलत है। ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट गलत है, बट गलत में भी कुछ सही है। सर सही क्या है? जो बैलेंसिंग फिगर निकाला ना रॉ मटेरियल कंज्यूम, वो सही है। गलती नीचे हुई है। मैं बताऊंगा बाबा, मैं सिर्फ प्रॉब्लम का रूपरेखा बता रहा हूं। गलती नीचे हुई है, मैन्युफैक्चरिंग में और भी आइटम्स है, उसमें गलती हुई है, बट रॉ मटेरियल कंज्यूम सही है। सही यस। तो यहां से रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पहले निकालना, पहले रेक्टिफाई मत करना मैन्युफैक्चरिंग को, पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना। उसको डालना कहां पे? रॉ मटेरियल के कंज्यूम्ड में। वहां से क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या रॉ मटेरियल अकाउंट।
क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो बताओ मैंने पहले क्या किया? पहले मैंने क्रेडिटर्स को टैली किया, वहां से क्या निकाला? परचेसेस। परचेसेस को कहां डाल दिया? रॉ मटेरियल अकाउंट में। फिर मुझे रॉ मटेरियल कंज्यूम चाहिए था, ये कहां से निकाला मैंने? गलत मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में एक फिगर सही है, तो जो भी गलत किया होगा उन्होंने, छोड़ो, हमको कोई लेना देना। हमने क्या कर दिया? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट निकाल दिया। वहां से हमने क्या निकाला? रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम को वहां पर डाला, उससे हमको क्या मिल गया? क्लोजिंग स्टॉक। अब गलती है क्या क्या हुई, पढ़ो। परचेस ऑफ मशीनरी वर्थ 12 लाख on 1st April 19 has been omitted. Machinery are chargeable at depreciation at the rate of 15%. तो बेटा जी ये रिकॉर्ड करना ही भूल गए, अभी हमें डेप्रिसिएशन करनी है। डेप्रिसिएशन की तो एंट्री आती है तुम्हें, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। क्या आप मुझे बता सकते हो कौन से साल में बाई की? 1st April 2019। तो बेटा जी कितना आएगा? 12 लाख इंटू 15%। कैन आई हैव द फिगर? 1,80,000। आप मुझे बता सकते हो ये कहां जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, डेबिट साइड। बेटा जी ये यहां पर डेप्रिसिएशन दे रखी है ऑलरेडी, ये एग्जिस्टिंग मशीनरी पर होगी, जो नया मशीनरी वो अभी बाय किया है, तो आपको और एडिशनल डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, अगर तुम इसको रेक्टिफाई कर देते तो तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर चेंज हो जाएगा। उसमें वो वाला फिगर सही है, तो इसको बैलेंसिंग करके ही निकालना पड़ेगा, है नहीं? मान लो किसी ने मैन्युफैक्चरिंग गलत बनाया, वो क्या बोलेगा? चलो अपन एक रिडल खेलते हैं। मैं बोला चल खेलते हैं, तो उसने गलत मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाकर दिया मेरे को, और फिर ये क्या बोले, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसको क्वेश्चन मार्क डाल दिया, क्रेडिट के फिगर दिए, डेबिट के दिए, तो मैं कैसे निकालूंगा? माइनस क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा ना। वो फिगर सही निकला है, बट डेप्रिसिएशन का फिगर अब हम रेक्टिफाई करेंगे, उसमें कितना जोड़ेंगे? 1,80,000। क्या ये क्लियर होता है? तो एडजस्टमेंट नंबर 1 तो आसानी से हो जाएगी। वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर 3,15,000 एंड पेड टू लेबर एट ऑफिस। बेटा वेजेस कितना है देखो टोटल, ये 365 है क्या? 365 में से फैक्ट्री में कितना गया? 3,15,000। 50,000 कहां गया? ऑफिस में। 50,000 कहां जाना चाहिए? P&L। 315 कहां जाना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में कितना डाल के रखे? 365। ये गलत है, क्योंकि जो ऑफिस का लेबर है वो कहां जाएगा? P&L। और जो मैन्युफैक्चरिंग का है वो 3,15,000 ही होना चाहिए। तो ये फिगर कितना बन जाएगा? 3,15,000। मतलब डेप्रिसिएशन में जोड़ेंगे, वेजेस में से लेस करेंगे। एग्रीड? आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूड है ना बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है? 2,49,000। अब जरा देखो, 80,000 इलेक्ट्रिसिटी, 25,000 फ्यूल चार्जेस, फ्रेट 32,000, डिलीवरी टू कस्टमर 22,000। पहले टोटल लो, 80,000 प्लस 25,000 प्लस 32,000 प्लस 22,000 कितना आ रहा है? 1,59,000। बट बेटा टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है? 2,49,000। वर्ड पर फोकस करो, इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। मतलब टोटल के बारे में नहीं बताया कमीना एग्जामिनर, इसका मतलब अदर डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा। अदर डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, कैसे निकालूंगा? 2,49,000 माइनस 1,59,000, यह आएगा 90,000। देख मैं वापस बताता हूं, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है? 249। अब 249 का ब्रेकअप तो चाहिए ना मेरे को। जैसे वेजेस कितना था? 365, उसका ब्रेकअप दिया बराबर, बट इसका ब्रेकअप दिया क्या पूरा? नहीं। टोटल लो वापिस से, 80,000 प्लस 25,000 प्लस 32,000 प्लस 22,000 प्लस 90,000। तो अभी सॉरी 90,000 तो मैंने लिखा था ना। 80,000 प्लस 25,000 प्लस 32,000 प्लस 22,000 कितना आ रहा है? 159। बट मैन्युफैक्चरिंग में कितना दिया? क्या बेटा? अरे येड़ा है क्या? पहले ये करना जो मैं बता रहा हूं, वो मालूम है मेरे को। तो टोटल कितना है बेटा जी? 159। बट इधर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कितना है? 249। मतलब कितना मिसिंग दिख रहा है? 90,000। तो इसको मैंने पहले क्या लिखा? अदर डायरेक्ट एक्सपेंस। पहले ये चेक कर लेने का कि जो गलत मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है उसके अंदर का डेटा और नीचे का डेटा मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है ब्रेकअप में। जैसे मैंने वेजेस का भी मैच किया था, वेजेस था 365, मैंने मैच किया ना, फिर क्लासिफाई किया। अब क्लासिफाई करते, 80,000 है, ऑफ विच 25% परटेन टू ऑफिस। तो बेटा मुझे बताओ 80,000 का कितना लेंगे हम? सिर्फ 75%। 60,000 कहां जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग,
और 20,000 कहां जाएगा? P&L। अगर हम P&L बनाते तो वहां डालते, अभी P&L में नहीं डालना मुझे, अभी मुझे सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बनाना। तो पहले क्या किया मैंने? टोटल मैच कराई, अब मैं डील कर रहा हूं उसके साथ। ये समझा क्या बाबू? अगला वाला मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड रॉ मटेरियल अकाउंट। तो बनाइए, पहले मैं रॉ मटेरियल अकाउंट बना देता हूं, इधर इतनी जगह है। रॉ मटेरियल अकाउंट बना लेते बेटा। रॉ मटेरियल में पहला क्या है? टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ RM, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ RM कितना है बेटा जी? 1,27,000। ये दे रखा है आपको, सही? यस। टू परचेसेस, ये कहां से निकला? फ्रॉम क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना है बेटा जी फ्रॉम क्रेडिटर्स अकाउंट? 14,40,000। और इधर लिखेंगे हम बाय RM कंज्यूम्ड। ये कहां से आएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से आएगा। बोलो RM कंज्यूम कितना है? 9 लाख, 9,15,000। और इधर कितना आ जाएगा? बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ RM 6,52,000। ये बैलेंसिंग फिगर है। सांस लो, अब क्या बनाना है? यस, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे। Here we go। पहले क्या लिखना है बेटा? डिटेल में बनाऊं कि छोटू सा बनाऊं? देखो थोड़ा सा डिटेल में बना देता हूं। टू RM कंज्यूम्ड, इधर लिख दूंगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ RM। कर लेते हैं ना थोड़ा सा डिटेल में, उसको क्या है, उसको अच्छा लगता है, अपने पास जगह भी है। 1,27,000। फिर परचेसेस, बेटा परचेसेस कितना निकाला था आपने? 14,40,000 निकाला था ना। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ RM कितना है? तो भाई 6,52,000। और आउटर कॉलम में फिगर कितना जाएगा? 9,15,000। सर मैं डायरेक्टली 915 लिखूं तो चलेगा क्या? यस, मैंने सिर्फ फॉर्मेट सेम करने के लिए ऐसे 3 हिस्सों में दिखाया, बट आप डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 915 तो निकाला है ना रॉ मटेरियल से। फिर आगे क्या है बेटा जी? वेजेस सिर्फ फैक्ट्री के लेंगे बेटा, 60,000 है। आपको कैलकुलेशन पता है क्या वेजेस के 60,000 कैसे है? मैंने कुछ तो गलत लिख दिया, 3,15,000 है। इलेक्ट्रिसिटी का कुछ अलग है ना वो। 3,15,000। कीप गोइंग अहेड। वेजेस के बाद में दूसरा कौन सा है? टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का ब्रेकअप कुछ इस तरीके से होगा, जो मेरे को बुक में दे रखा है वो 2,15,000 है बेटा, प्लस मुझे ऐड करना पड़ेगा 12 लाख का 15%, 1,80,000 प्लस 2,15,000 करेंगे तो कितना आएगा? 3,95,000। आगे क्या है? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। बोलो कितना इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस? आवाज नहीं आ रही है। 60,000। ये कैसे है बेटा? 80,000 इंटू 75%। यस। फिर फ्यूल चार्जेस, कितना बताएंगे पिल्लू? 25,000। और टू फ्रेट इनवर्ड,
32,000 डिलीवरी टू कस्टमर लेंगे क्या, और फिर हम लिखेंगे टू अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये कितना है बेटा जी 90,000। इसकी वर्किंग नोट कैसे करोगे पता है तुम्हें, वो एक्सपेंस लोगे टोटल कितना 249 माइनस नीचे के एक्सपेंसेस कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब वो वर्किंग बेटा मैंने ऑलरेडी ऊपर कर दी इसलिए नहीं कर रहा हूं, इधर की ना मैंने वर्किंग, या कर बताऊं, ठीक है 90,000 का वर्किंग नोट लिख देंगे। अभी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बताओ मुझे। अरे क्रेडिट साइड में कोई आइटम ही नहीं है, सेल ऑफ स्क्रैप भी नहीं है, और ना क्लोजिंग कोई WIP है, कोई बात नहीं। 9,15,000 प्लस 3,15,000 प्लस 3,95,000 प्लस 60,000 प्लस 25,000 प्लस 32,000 प्लस 90,000, इट इज बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 18,32,000 टैली। लिखिए हेडिंग अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वर्किंग नोट में कर देते अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो एक्सपेंस गिवन इन द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज हाउ मच 2,49,000। सब्सट्रैक्ट करिए, क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, पूरा 80,000 माइनस करना है, क्योंकि पहले मैंने क्या किया था ये पूरा माइनस करके अदर डायरेक्ट एक्सपेंस निकाला था, फिर बाइफर्केशन का काम किया था। फ्यूल चार्जेस 25,000, फ्रेट इनवर्ड 32,000, और कौन सा है डिलीवरी चार्जेस कितना बेटू 22,000। अब मुझे बैलेंस बताओ 2,49,000 माइनस 80,000 माइनस 25,000 माइनस 32,000 माइनस 22,000 कितना आएगा 90,000। ये बच्चा बोल रहा है कि सर जो परचेस ऑफ मशीनरी ओमिट हुआ है वो नहीं आएगा क्या RM कंज्यूम्ड में। प्रांजल चौहान यू आर कमिटिंग एरर ऑफ प्रिंसिपल, मशीनरी गोज इनटू द बैलेंस शीट। सर एक डाउट है, एग्जाम में ये ब्लैंक स्पेस दी हुई है, इसका वर्किंग शो करना पड़ेगा क्या। उधर तो रॉ मटेरियल अकाउंट ही पूछा है, बट क्रेडिटर्स अकाउंट वर्किंग नोट में बनाना चाहो तो बना लेना। हाँ नहीं बस हो गया, फिर तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व्स। सो फाइनल अकाउंट को अलविदा कहते हैं, बट उसके पहले मुझे कुछ थोड़ा सा और डिस्कशन करने की इच्छा है, क्योंकि जनरली तुमको पता है ये एग्जाम में आ सकता है ना। तो फाइनल अकाउंट में राजा बेटा जी एक क्वेश्चन है जो मेरे से गलती से रह गए थे, गलती से मतलब ऐसे कुछ गलती से रहा नहीं, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे लगता है कि ओरली डिस्कस कर लूंगा तो आपको हेल्प हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ योर मॉड्यूल, ओरली सुन लो हेल्प हो जाएगा। ऑन 1 अप्रैल 2021 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एग्जिस्टेड 40,000, ये ओपनिंग प्रोविजन है। सेयस ट्रेड रिसीवेबल वाज 15 lakhs, बैक डेट टोटल्ड 1 lakh. Okay, it is required to write off back dates and create a provision equal to 5% of the total trade receivable balance. बेटा ये जो बैलेंस दिया है बैक डेट्स टोटल्ड 1 lakh, दिस इज ऑफ ट्रायल बैलेंस। सर आपको कैसे पता है, आगे वर्डिंग है इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ बैक डेट एंड क्रिएट प्रोविजन इक्वल टू 5% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस। आई एम सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया, मैं आपको यह बोल रहा था 1 lakh डेटर्स में से अभी तक लेस करना बाकी है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ, ये ट्रायल बैलेंस का नहीं है एडजस्टमेंट का है। किधर का है एडजस्टमेंट। तो अब मैंने कैसे सिखाया था आपको यह पूछा कि हाउ मच अमाउंट शुड बी डेबिटेड टू P&L, यही पूछा है ना। तो ये देखो मैं कैसे करूंगा, पहले मैं लिखूंगा डेटर्स बैलेंस शीट में, माइनस करूंगा 1 lakh, फिर क्या आएगा 14 lakh, फिर क्या निकलेगा RDD 13,30,000। क्या यही चीज मैंने आपको सिखाई थी। सो आपको अभी 2 एंट्रीज मिल गए, बैक डेट्स की एंट्री बताओ, बैक डेट्स टू डेटर्स, बैक डेट्स कहां जाएगा P&L डेबिट साइड, ये देख लो P&L डेबिट साइड 1 lakh लिखा। ये न्यू RDD की एंट्री बताओ, P&L टू RDD, तो बेटा जी P&L के डेबिट में और एक कितना ऐड होगा 70,000। जो ओल्ड RDD है ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो क्या करते हैं लेस, कितना लेस किया 40,000। तो बेटा जी मेरे अमाउंट डेबिटेड टू P&L कितना है 1,30,000। ये आप चेक कर सकते हो, मेरा अमाउंट डेबिटेड टू P&L अकाउंट 1,30,000।
हैप्पी? क्या मैंने कराया था? यस। एक क्वेश्चन और कौन सा कराना था मुझे? इसमें इनपुट सीजीएसटी कहीं तो लिखा हुआ है बेटा। ये कैसे क्लोज करना मैंने आपको बताया था। प्रिपेयर क्लोजिंग एंट्रीज फॉर द अबव आइटम्स एंड प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट। अगर आपको याद होगा तो क्लोजिंग एंट्री मैंने साइकिल चलाना सिखाया था। साइकिल कैसे चलाते हैं हम? ट्रेडिंग अकाउंट टू ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट टू परचेसेस। परचेस रिटर्न कहां ट्रांसफर होता है? परचेसेस। तो एंट्री होती है परचेस रिटर्न टू परचेसेस। ये एंट्रीज वैसी दी है, देख लीजिए आप। क्लियर? तो आप एक बार घर पर देख लेना इसको। बेटा ओपनिंग एंट्री कैसे करते हैं ये भी सुन लीजिए। इंडिविजुअल असेट क्लोजिंग में क्या करते हैं? उल्टा मारते हैं असेट्स को, या उल्टा करना पड़ता है। ओपनिंग में क्या है? जो उसका बैलेंस है वो दे दीजिए। तो बेटा जी सिर्फ ओपनिंग एंट्री होती है बैलेंस शीट के आइटम्स की, क्योंकि बाकी के आइटम ट्रेडिंग पी&एल में पिछली बार क्लोज हो गए। जो कैरी फॉरवर्ड हुए वो कौन से? सिर्फ बैलेंस शीट के आइटम। देखो ट्रेडिंग के आइटम, ट्रेडिंग से जीपी निकला, जीपी पी&एल में गया, वहां से एनपी निकला और एनपी कैपिटल में चला गया। तो कैरी फॉरवर्ड क्या हुई? सिर्फ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के एंट्री अगर ओपनिंग करने के लिए बोले तो एंट्री आएगी असेट्स टू लाइबिलिटीज टू कैपिटल। देखो असेट्स टू लाइबिलिटीज टू कैपिटल। क्लियर? ये वाला एक क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना था, इलस्ट्रेशन 9। हालांकि ये जर्नल एंट्री में मैं आपका करा दूंगा। बेटा ध्यान से सुनना, जब हम परचेस करते हैं तो उसको क्या बोल सकते हो? और एक नाम इनपुट। उसको क्या बोल सकते हैं हम? इनपुट। तो उसको इनपुट जीएसटी बोलते हैं। इनपुट जीएसटी विल हैव अ डेबिट बैलेंस। परचेस का जो बैलेंस वही इनपुट जीएसटी का बैलेंस। सेल्स को क्या बोल सकते हैं? आउटपुट, बाहर गया, उसके रिलेटेड जो जीएसटी होगा उसको बोलेंगे आउटपुट जीएसटी, उसको क्रेडिट बैलेंस होगा। इनपुट जीएसटी डेबिट बैलेंस इज एन असेट, आउटपुट जीएसटी इज अ लाइबिलिटी। क्लियर? जरा एक बार देख के बताओ कैपिटल कहां जाएगा? बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड, परचेसेस। जल्दी जल्दी जल्दी। परचेसेस ट्रेडिंग डेबिट, सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट, ओपनिंग इन्वेंटरी ट्रेडिंग डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस शीट असेट साइड, ट्रेड पेएबल बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, 14% बैंक लोन बैलेंस शीट लाइबिलिटी, बैंक ओडी बैलेंस शीट लाइबिलिटी, सैलरी पी&एल डेबिट, एडवर्टाइजमेंट पी&एल डेबिट, अदर एक्सपेंसेस पी&एल डेबिट, रिटर्न रिटर्न सेल्स में से लेस और परचेस रिटर्न परचेस में से लेस, फर्नीचर बैलेंस शीट असेट साइड, बिल्डिंग बैलेंस शीट असेट साइड, कैश इन हैंड बैलेंस शीट असेट साइड। मतलब ये तो आता है इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इट विल गो टू बैलेंस शीट असेट साइड, और आउटपुट आईजीएसटी विल गो टू बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। इसको क्रेडिट बैलेंस, इनको डेबिट बैलेंस। देखना चाहोगे क्या? इन्होंने नेट करके लिख दिया, तुम नेट करके मत लिखना। 15,000 माइनस 18,000, ये डेबिट है ना बे, और ये लाइबिलिटी है ना। तो डेबिट में से ये माइनस किया, 18 में से 15 माइनस किया, तो 3,000 नेट इफेक्ट रहा। तो ये 3,000 उन्होंने नेट इफेक्ट लिखा। आप नहीं लिखोगे तो चलेगा। आप क्या कर सकते हो? इनपुट लिखोगे असेट साइड में, आउटपुट लिखोगे लाइबिलिटी साइड में। और कौन सा क्वेश्चन एक कराने का था? बेटा ओपनिंग एंट्री क्या बताई थी मैंने आपको? इंडिविजुअल असेट टू इंडिविजुअल लाइबिलिटी टू कैपिटल। देख लो वही एंट्री क्या? इंडिविजुअल असेट टू लाइबिलिटी टू कैपिटल। हाउ? विश्वनाथ वाली प्रॉब्लम तो हमने करी थी। यार वो एक प्रॉब्लम मैंने कराई थी रेगुलर बैच में, वो था कि ओडी से निकालना होता है स्टॉक का बैलेंस। तो अगर वो आरटीपी में, मॉड्यूल में नहीं हो प्रॉब्लम, अगर वो आई तो कैसे करने का सुन लो, उतनी सी बात करके खत्म करता हूं। 100 रुपीज का बैंक ओडी है, ठीक है? अच्छा मैं ऐसे कर दूं, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है 100 या 1000, तो बैंक बोलती है मैं उसका वैल्यू करूंगी 800।
बैंक जब भी लोन देती है तो आपकी कैरिंग अमाउंट पर नहीं देती है, बैंक उसकी वैल्यू पहले ही कम कर देती है। ओके, और फिर बोलती है कि मैं ओडी इतना नहीं दूंगी तुमको, सिक्योरिटी रखूंगी स्टॉक मेरे पास, बट ओडी 800 का ओडी नहीं दूंगी, 800 इंटू 80%, 640, मतलब ये कैसे निकला, 1000 का 80% और फिर इसका 80%, अलग अलग परसेंटेज हो सकते हैं। सो बैंक क्या बोल रही है कि आप एक काम करो, तुम्हारे पास क्या एसेट है लेके आओ। तुम सोना लेके गए बैंक के पास, अभी सोने के भाव क्या चल रहे, मान लो 1 लाख रुपए, बैंक बोले कि मैं 1 लाख में नहीं ले रही, मेरे हिसाब से इसका वैल्यू 90,000 ही है, इसमें मेकिंग चार्जेस कुछ खोट है वगैरह वगैरह, 90,000। बट बैंक बोले कि 90,000 का लोन कैसे दे दूंगी, कल को तूने रीपेमेंट नहीं किया तो तेरा इंटरेस्ट और मुद्दल दोनों निकलना चाहिए ना, तो तुम्हारा विड्रॉल अमाउंट 90,000 का 80%, तो 90,000 का 80% कितना हुआ, 72,000। तो बेटा जी वैसे ही अगर आपको कभी ऐसा ओडी का बैलेंस दिया, इधर ओडी का बैलेंस दिया मान लो 1,80,000, क्लियर है, और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू नहीं देंगे तो आपको ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 1,80,000 इंटू 1000 डिवाइड बाय 640 कितना आ जाएगा, 2,81,250, यह आपको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मिल जाएगा। समझ में कैसे निकालना है वापस बताओ। पहले क्या करेंगे, वो आपको बताएंगे स्टॉक 100 रुपए का है तो उसका वैल्यू इतना है, बट उसका विड्रॉल लिमिट इतना है, फिर ओडी देंगे, ओडी के नीचे ओडी लिख देना और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देना। इज दैट ओके? ये आपको क्लिक हो जाएगा तुरंत जिस दिन भी या जब भी आप ये क्वेश्चन देखेंगे। और अभी मैं आपसे एक विनंती कर रहा हूं, क्योंकि ये दोनों का गेम चलेगा तो मजा आएगा। आज आप जाइए फाइनल, आ जाइए मतलब अभी इमीडिएटली नहीं, फाइनल अकाउंट जब खत्म हो जाएगा तब आप जाइए और उसके बाद में आप फाइनल अकाउंट के जितने भी क्वेश्चंस है आप देखकर निकालिए। कोई नई एडजस्टमेंट मिले तो कल मुझे लाके बता देना, मैं डिस्कस कर दूंगा, मतलब आपका फाइनल अकाउंट खत्म हो जाएगा। और तुमको पता है फाइनल अकाउंट इंपॉर्टेंट है। पहले स्टार्ट करना मॉड्यूल से, फिर लेटेस्ट एग्जाम पेपर्स, फिर आरटीपीज। अच्छा, एक और चीज का ध्यान रहे इसमें कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने क्या नहीं, जैसे अभी मैंने इनपुट सीजीएसटी और आईजीएसटी का बताया, तुमको समझा कि नहीं समझा, आप सॉल्व करके कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुमको समझ में आ गया फ्लो क्या है। तुम्हें क्वेश्चन नया वाला ढूंढना है। अब जैसे ओपनिंग एंट्री तुम्हें समझ में आ गया, क्लोजिंग एंट्री तुम्हें समझ में आ गया कैसे करते, चाहिए तो एक हाथ चेक कर लेना क्वेश्चन। फाइनल अकाउंट को खत्म करना, जो एडजस्टमेंट ऐसे लगे कि यार सर ये नहीं समझ में आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, ये कौन सा है, वो मुझे आके पूछना। मैगजीन्स वाला क्वेश्चन मैं एनपीओ में कराऊंगा, मैंने पहले ही बोला था। मैगजीन्स का क्वेश्चन जो पेंडिंग रखना वो कहां करूंगा, एनपीओ में। ठीक है, अब मुझे लगता है हम अगले टॉपिक की तरफ शुरुआत करते हैं। अगला टॉपिक कौन सा पसंद करोगे? अरे इसको बुला ना, अमर। बेटा डेप्रिसिएशन लेने की इच्छा है? चलिए आ जाइए डेप्रिसिएशन। अरे कोई अमर को बुलाओ ना। अरे ये हेमंत वो बंद करके चालू करना, नया टॉपिक है। और हेमंत चैप्टर के नाम नहीं जा रहे बच्चे बोल रहे रिवीजन बैच में, लेक्चर नंबर मत डालो, कौन सा रिवीजन चल रहा है वही डालो, ठीक है। अच्छा, कल से लेक्चर ऐप में होगा, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स विल बी शिफ्टिंग ऑन ऐप। मैं जाते जाते फिर से एक बार बता दूं, ये सारे लेक्चर्स फ्री है मेरे पिछले तीनों बैचेस के बच्चों के लिए। ये हमने पोस्ट भी डाला है अभी एसपीसी के टेलीग्राम चैनल और बाकी जगह पे भी, तो आपको मेल में आ गया होगा बैकअप, ठीक है। यस, चालू कर चालू कर चालू कर चालू कर चालू कर। डेप्रिसिएशन टॉपिक लिख लीजिए, इसमें एक भयानक अच्छा क्वेश्चन आने के चांसेस है। सर अगर ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट दिया होगा तो क्या करने का? पहले उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करो, रेक्टिफाई नहीं कर पाओ तो रेक्टिफाई नहीं हो रहा है फिर भी सस्पेंस रह रहा है, सस्पेंस को डेबिट बैलेंस है तो बैलेंस शीट असेट साइड में लिखो, क्रेडिट बैलेंस है तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। सस्पेंस अकाउंट विल नॉट गो टू पी एंड एल अकाउंट, सस्पेंस विल गो टू दी बैलेंस शीट। अब कॉमन सेंस है, असेट साइड में डेबिट बैलेंस जाते हैं और लायबिलिटी साइड में क्रेडिट बैलेंस, तो सस्पेंस का क्रेडिट बैलेंस रह जाए तो लायबिलिटी में और डेबिट बैलेंस रह जाए तो असेट में, बट उसके पहले उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करो। डेप्रिसिएशन नाउ राजा बेटा जी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो सकता है, बोनस मार्क्स हो सकता है, बट इस चैप्टर में एक क्वेश्चन में एग्जामिनर ने बड़ी भसड़ मचाई, गलत क्वेश्चन प्रिंट कर दिया।
और फिर उन्होंने 3 अल्टरनेटिव आंसर्स दिए। अब क्या करते, कहां मुंह छुपा के जाएंगे। एक हुआ ऐसा, ठीक है। एनी विच इज, वो शायद क्वेश्चन इसके अंदर भी आ गया। पढ़ते, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम और ऑब्सोलेंस। कुल मिलाकर जो पीपीई होती है, जैसे बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, राइट, इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर्स, इनकी वैल्यू रिड्यूस होना, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा राजा बेटा जी, मुझे बताओ इस कैमरा की लाइफ कितनी कम हो गई, इसकी कॉस्ट कितनी? मान लो 1 लाख का कैमरा है, अभी कितने से कम हो गया ये? फेंकना जल्दी से। ये 65,000 तेरे हिसाब से 10-20 हजार का होगा, तेरे हिसाब से 60-70,000, तेरा मतलब इसका एवरेज निकालना पड़ेगा। हाँ हाँ, आधा 50,000। मैं भी आपको बता रहा हूं, इसीलिए समझ जाना, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द असेट इज एन एस्टिमेट। तुमको दिखा, एस्टिमेट है, एस्टिमेट। एक्चुअल कौन कैसे बता सकता हो कितने से कम हो रहा है? मोबाइल कितने से कम हो रहा है, उसको पूछते क्या जाके बात करके, कितने से कम हुआ भाई तू? एस्टिमेट है। तुम कितने साल जीने वाले, एस्टिमेट है। वैसे असेट में ये जो सारा कार्यक्रम होने वाला है एस्टिमेट है, और एस्टिमेट हर एक मेथड के हिसाब से चेंज होते रहेगा। तो कभी भी असेट के अंदर पहले कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहला वाला है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पीपी। क्या भाई, क्या क्या क्या? कॉस्ट ऑफ पीपी। ये बहुत डिटेल्ड चार्ट है, इसको मत करना क्योंकि इससे घबरा जाओगे। तुम्हारे लिए इंटरमीडिएट में इतना डिटेल चार्ट आएगा, बट मैंने क्या किया, AS10 के हिसाब से अगर थ्योरी का क्वेश्चन आए तो एक बार पढ़ लोगे तो हेल्प हो जाएगी। बट पहले मुझे भी चाहिए कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द असेट। तो आप मेरे साथ लिखेंगे व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ असेट, कॉस्ट ऑफ पीपी। लिखो ना, कॉस्ट ऑफ पीपी। तो पहले लिखेंगे हम परचेज प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट। क्या कर रहे हैं, कौन सी आवाज निकाल रहे हैं? लेस ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। एड कैरेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन, एड क्या बोलते हैं उसको, इंस्टॉलेशन, एड ट्रायल रन एक्सपेंस, लेस इनकम फ्रॉम ट्रायल रन। सर इनकम फ्रॉम ट्रायल रन हो सकती है? यस हो सकती है ना। इनकम फ्रॉम ट्रायल रन मतलब हो सकता है कि यस हो सकता है। फॉर एग्जांपल तुमने एक बहुत बड़ी ऑयल की मशीन लगाई, ऑयल की मशीन लगाकर चेक किया ट्रायल रन कर कि वो ट्रायल रन से जो निकल रहा है उसमें से ऑयल वो ठीक क्वालिटी का है कि नहीं। आपने पहले प्रोड्यूस किया, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रहा है, अब उसको फेंक थोड़ी ना दोगे। You will sell it, maybe not for human consumption, but you can use it for lubrication of plant and machinery or something else, or it can be used for industrial purpose, may not be for human consumption, but you will use it. Any product which is received from trial run, it could be scrap also, you will sell it off as a scrap, okay? So वो income क्या करेंगे आप? Less. इसको हम बोलेंगे cost of PPE. इन सभी की एंट्री क्या होती है? PPE to cash oblique bank oblique creditors। क्या ये समझ में आ रहा है? PPE to cash oblique bank to creditors। हैप्पी? आगे बढ़े। ये फर्स्ट वाला मैंने बताया कॉस्ट ऑफ पीपी। दूसरी वाली चीज पीपी के बारे में आपको पता होनी चाहिए, लाइफ ऑफ पीपी। ठीक है, लाइफ ऑफ पीपी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, कैन बी गिवन इन नंबर ऑफ ईयर्स 10 साल, कैन बी गिवन इन फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ आवर्स। नंबर ऑफ आवर्स में मतलब 10,000 घंटे, 4,000 घंटे। प्रोजेक्टर की लाइफ इज गिवन इन टर्म्स ऑफ आवर्स, ओके। नंबर ऑफ यूनिट्स इट कैन मैन्युफैक्चर, जैसे प्रिंटर का कार्टेज कितने यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है या प्रिंटिंग कर सकता है? 3,000 यूनिट, 2,000 यूनिट। यस। एक और चीज का ध्यान में रखना, लाइफ इज नॉट अ फिजिकल लाइफ। भारत बड़ा विचित्र देश है, विचित्र नहीं बहुत भारी देश है। विचित्र क्यों बोलूं साला? हमारे यहां पर पहले हम कपड़े पहनते हैं, तुमको पता है ना,
फिर उन कपड़ों को यूज किया जाता है फॉर सम डस्टिंग एंड ऑल, डस्टिंग के लिए। फिर डस्टिंग हो जाए तो उसके बाद में हम उससे पोछा लगाते हैं। हमारे जमाने में हम एक कदम और आगे थे, जब पोछा ओछा लगाकर भी खराब हो गया उसके बाद में हम उसका बनाते थे बॉल। तुमने बनाया कि नहीं बनाया पता नहीं, मुझे बॉल बनाना आता है। उसको चिंदी बॉल बोलते हैं, ठीक है, हमारे गांव में चलती चिंदी बॉल स्पर्धा। तो राजा बेटा जी फिजिकल लाइफ की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जैसे मिलिट्री में जाओगे तो उनको गाड़ियां फिट चाहिए, उनके लिए फिजिकल लाइफ होगी गाड़ी की शायद 20 साल, बट वो बोलेंगे नहीं हम तो 10 साल 15 साल यूज कर उसको स्क्रैप कर देंगे, क्योंकि साला गाड़ी पहाड़ पर चलते चलते बंद होगी तो क्या करूं। बराबर है कि नहीं है? फिजिकल लाइफ की बात नहीं कर रहा हूं मैं। यूजफुल लाइफ इज द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ विच यू आर गोइंग टू यूज इट इन योर बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर वेल्डिंग के लिए भी यूज होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर पेशेंट मर रहा है उसको भी लगाते हैं। अब ऑक्सीजन सिलेंडर की लाइफ होगी मान लो 15 साल, हॉस्पिटल बोलता है नहीं हम 9 साल में इसको डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि उसके बाद में कुछ हो गया प्रॉब्लम तो क्या करेंगे, क्या पेशेंट को मारेंगे क्या? उसमें रिपेयर आ गए बीच में, अरे ऑक्सीजन बंद हो गई रुक रिपेयर करा के लाता है, ऐसा नहीं, वेल्डिंग वाला करा सकता है। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। सो इट्स नॉट अ फिजिकल लाइफ, इट्स द यूजफुल लाइफ फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस। जैसे द मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज दे डोंट यूज लैपटॉप्स एंड व्हाट आई कैन से iPads and all these things for complete 6 years 5 years। जैसे I am using this iPad ever since 5 years, बट वहां वाले कितने साल से यूज करेंगे उसको? 2 साल, क्योंकि उधर उनको अपडेटेड टेक्नोलॉजी की चीजें चाहिए, फास्ट प्रोसेसिंग चाहिए, सो दैट दे आर अप टू द मार्क, तो 2 साल में डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, तुमको यूजफुल लाइफ समझ में आ गया? इट इज नॉट अ फिजिकल लाइफ। नाउ गोइंग टू द थर्ड पॉइंट, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? स्क्रैप वैल्यू होती है एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। कौन सी यूजफुल लाइफ? नॉट फिजिकल लाइफ। एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ हाउ मच द asset is going to fetch, तो it is estimated amount that can be recovered at the end of its useful life। Say yes, बोलो भैया, clear? Now going to the next point, fourth point, what is a depreciable amount? Depreciable amount is equal to cost minus estimated scrap value, cost minus estimated scrap value। क्या ये बात समझ में आई? cost minus estimated scrap value, तो आपको क्या मिल जाएगा? डेप्रिशिएबल अमाउंट। मैक्सिमम डेप्रिसिएशन इतनी हो सकती है, दिस इज द मैक्सिमम डेप्रिसिएशन, इसके ऊपर नहीं जा सकते हम, क्योंकि बड़ा स्क्रैप वैल्यू तो रिकवर हो जाएगी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट। अब जो रिकवर हो जाएगा, फॉर एग्जांपल मैं मोबाइल को 1 लाख रुपए में खरीदा किया, उसको 20,000 में बेच सकता हूं, तो उसकी मैक्सिमम कितनी वैल्यू कम हो सकती है? 80,000। तो मेरा मैक्सिमम डेप्रिसिएशन कितना हो सकता है? 80,000, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन इज व्हाट? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द असेट। नाउ बेटा जी फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। कैरिंग अमाउंट, या इसको और एक नाम होता है बुक वैल्यू, बीवी। इसको कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू के नाम से जाना जाता है। तो यह आता है कॉस्ट, जो शुरुआत में मैंने आपको सिखाई वो कॉस्ट, लेस डेप्रिसिएशन करंट ईयर का, तो यह आएगा आपको बुक वैल्यू उस साल की। उस साल की क्या आएगी वे? फिर लेस करेंगे हम डेप्रिसिएशन, तो यह क्या आ जाएगी? बुक वैल्यू। इसको वापस बीवी बोलेंगे। लेस डेप्रिसिएशन, इसको क्या बोलेंगे? बुक वैल्यू। से यस। इसको मैं अदर तरीके से प्रेजेंट करूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या बोल सकता हूं बेटा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आपको बताया तो था मैंने, कोई भी प्रोविजन जो एसेट से रिलेटेड है वो रिस्पेक्टिव एसेट से लेस होता है। उसका एक उदाहरण था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। वैसे ही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अभी तक का एक्यूमुलेटेड, अभी तक का प्रोविजन कहां से लेस होगा? असेट में से।
Accumulated depreciation or provision for depreciation is one and the same. Say yes. Are we sure about so far? Okay. Now what is the entry for depreciation? अच्छा, असेट की एंट्री तो कर दी तुमने, है ना, एक एंट्री तो आ गई आपको. नाउ डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या है? डेप्रिसिएशन की दो एंट्रीज है. डेप्रिसिएशन टू पीपीई, डेप्रिसिएशन टू पीपीई, और ये डेप्रिसिएशन कहां चला जाएगा? पी एंड एल टू डेप्रिसिएशन. बोलो हां. ये ऑप्शन 1 है. देयर इज वन मोर ऑप्शन, ऑप्शन 2. उसमें एंट्री होती है बेटा जी डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मतलब हम एक्यूमुलेटेड में ऐड करते जा रहे हैं. जैसे बैकडेट्स की एंट्री क्या? बैकडेट्स टू डेटर्स. दूसरा और एक एंट्री था पी एंड एल टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. दोनों ही डेटर्स में से लेस हो रहे थे. यस और नो? राजा बेटा जी फिर हम क्या कर देंगे? थर्ड. ये हुआ सेकंड एंट्री और इधर इसकी थर्ड एंट्री क्या हो सकती है? पी एंड एल टू डेप्रिसिएशन. मतलब डेप्रिसिएशन हमेशा कहां ट्रांसफर होगा बेटा जी? पी एंड एल. आपको और एक समझाने की कोशिश करता हूं. इन दोनों में से कौन सा मेथड यूज करूं सर? जो आपको एग्जामिनर बोले. अगर बोले एग्जामिनर यूज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो ऑप्शन 2. अगर एग्जामिनर कुछ नहीं बोले तो यूज ऑप्शन 1. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जब आता है तब सेल में उसकी थोड़ी सी और ज्यादा ध्यान देना पड़ता है. मैं क्वेश्चन के साथ बताऊंगा. ओके, आई विल राइट डाउन यहां पर छोटी छोटी बट मोटी बातें. डेप्रिसिएशन विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट put to use to year end. मतलब जब फर्स्ट टाइम असेट को बाय किया तो डेप्रिसिएशन कब से चालू होगी? पुट टू यूज से लेकर ईयर एंड. तुमने कब बाय किया उससे कोई लेना देना नहीं है. तुमने कोरोना में बाय कर रख लिया कोई असेट और वो निकल कर आ गया, वहां से इंस्टॉलेशन हुआ ही नहीं, और कोरोना के बाद में 1 साल पॉज लग गया. हुआ होगा ना ऐसे किसी के साथ? तो उस साल में एसेट यूज हो ही नहीं पाई थी, इंस्टॉल ही नहीं हो पाई थी, डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा. डेप्रिसिएशन विल ऑलवेज स्टार्ट नॉट फ्रॉम डेट ऑफ परचेस, डेट व्हेन इट इज पुट टू यूज. दूसरा, अदर ईयर्स, होल ईयर. अदर ईयर मतलब बाकी के साल में, पूरे साल भर तक. एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा. हमने एक फैन खरीदा था, इंस्टॉल भी कर दिया, पुट टू यूज भी कर दिया, फिर हम अमेरिका घूमने चले गए, 2 साल तक फैन यूज ही नहीं हुआ, कूलर भी यूज नहीं हुआ, एसी भी यूज नहीं हुआ. विल यू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन? द आंसर इज यस. ओनली इन द फर्स्ट ईयर इट विल स्टार्ट फ्रॉम पुट टू यूज. उसके बाद में बेटा जी डेप्रिसिएशन विल बी प्रोवाइडेड. अरे ये सीरी क्यों चालू गया? डेप्रिसिएशन विल बी प्रोवाइडेड इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज पुट टू यूज और नॉट. तुमने एक मोबाइल लिया, खरीदा, उसको चालू किया और फिर तुमको पसंद नहीं है, तुमने रख दिया. तुमने 1 साल 2 साल के लिए यूज ही नहीं किया. विल द डेप्रिसिएशन कंटिन्यू? द आंसर इज यस. सिर्फ फर्स्ट ईयर में पुट टू यूज से, बाकी के साल में करेंगे. और एक है इन द ईयर ऑफ सेल. बिगिनिंग ऑफ ईयर टू ईयर डेट ऑफ सेल. बोलो ना, क्या बोला? बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू ईयर ऑफ सेल. साल की शुरुआत से लेकर साल के अंत तक. अंत ही प्रारंभ है. नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसे ही है. फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ सेल. अंत ऑफ द नहीं, ठीक है, समझ में आया ना? गुड. बेशरम. सेल की एंट्री कल बताऊंगा. अच्छा, देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन. व्हाट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन? ये यहीं से बताता हूं कौन से मेथड है. पहला वाला है एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड. इसका फॉर्मूला लिख लो इधर ही. कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ. कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ. ये कौन बजाए? सिटी मस्त बजाए. तुझे गाना गाने आता है?
हाँ शेड यार, मेरे को मजा ही नहीं आया फिर। अभी तेरे को पनिशमेंट करने की जरूरत, साला कमीना। मुझे सीटी बजा तो मैं बजाने के लिए लगाता था। शे बहुत बोर किया। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय व्हाट? यूजफुल लाइफ। यहां पर यूजफुल लाइफ कैसे होगी बेटा जी? ईयर्स में। इसके अंदर परसेंटेज दिया रहा, ये फॉर्मूला हुआ ना, ये फॉर्मूला हुआ, से यस। बट अगर परसेंटेज दिया गया तो फॉर्मूला आएगा कॉस्ट इंटू परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन। अबे समझे क्या? दादा मैं करूंगा तब बताऊंगा, नहीं ऐसे क्या कर रहे तुम, इतना का कोई लोड ले रहे। बट इसके दो तरीके। पहला वाला तरीका बताया, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ इज डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर। और दूसरा तरीका क्या है, अगर डायरेक्टली तुमको परसेंटेज दिया 10%, तो क्या करोगे? कॉस्ट इंटू परसेंटेज, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसका परसेंटेज ही दिया जाएगा तो क्या करेंगे? बीवी इंटू परसेंटेज। इधर क्या बोला है? कॉस्ट, इधर क्या बोला? बीवी। बीवी इज व्हाट? बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट इंटू परसेंटेज। ये भी मैं एक प्रॉब्लम के साथ बताऊंगा बेटा जी। प्रोडक्शन यूनिट मेथड बहुत इजी है, बहुत इजी है। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड प्रोडक्शन, एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। क्या लिखेंगे भैया? मोहित, अगली बार उसको गोटिया बोला ना, तेरा नाम इतना बदनाम करूंगा ना, घर पर बुलाएंगे तेरे को उस नाम से। क्योंकि ये बहुत इजी होता है ना लाइफ में, कोई एक आदमी को चिढ़ाना चालू कर देना। अबे हो सके तो दोस्ती कर, वो उस आदमी पर क्या चलता है उसको तेरे को क्या मालूम। और अगर उसको चल रहा है तो ठीक है, फिर मेरे को बदल लेना देना कोई। वो गोटिया उसको लिख रहा है, मैं उसकी हेल्प कर रहा हूं। क्या मोहित भाई, करो करो गुल्लू 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 करो, तुम्हारा पेट नेम होगा गोटिया। मैं बीच में पड़ गया इसलिए पढ़ने का नहीं है। आप क्यों पागलपन करता है? दूसरा वाला बेटा जी मैंने क्या लिखा? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन इनटू व्हाट? एक्चुअल प्रोडक्शन। दूसरा वाला कौन सा बेटा जी? डिप्लीशन मेथड। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड आउटपुट। सर ये क्या है? ये माइंस में यूज होता है। एस्टिमेटेड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। ओ साहेब आइका की, ये इजी है रे, ये इजी है, ये मैं करवा देगा, बहुत फालतू है। तुम ऐसा बोलोगे सर क्या कर रहे तुम अरे रिवीजन बुक में क्या वो इंपॉर्टेंट पार्ट से लिखने पड़ते ना, इसलिए इतना सब लिखा नहीं मैंने। तुम मेरे पर भरोसा, बहुत फालतू। मैं क्वेश्चन एक लूंगा, तुम ऐसा अरे सर क्या करा रहे तुम खुद बोलोगे, ठीक है? मैं बुलवाऊंगा तुमसे, सर जबरदस्ती बोलो नहीं बेटा। मशीनार मेथड, ये डिप्लीशन मेथड इधर हुआ, ये प्रोडक्शन यूनिट मेथड हुआ। ये कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय टोटल मशीनार इनटू एक्चुअल मशीनार, एक्चुअल आवर्स यूज्ड। इस क्लास में वैसे प्रॉब्लम तो है कुछ। एक बच्चे का नाम है स्ट्रॉबेरी। अब स्ट्रॉबेरी में सोचा कि मुझे कुछ अलग ही समझता है। ये है मशीनार मेथड, इज दैट ओके? के बच्चे बड़े मजे करते हैं। राजा बेटा जी, द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड आर स्ट्रेट लाइन एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इज दैट ओके? सो जरा एक बार मेरे साथ आएंगे क्या आप एक क्वेश्चन में? आओ ना। क्वेश्चन बैंक डेप्रिसिएशन, ये रिवैल्यूएशन का, रिवैल्यूएशन अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या टाइम हो? 7:45। बेटा आज नहीं कर पाऊंगा। द रीजन बीइंग, 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना जरूरी है। अगर आज 8:30 तक बैठने को तैयार है तो खींचूंगा अभी, और नहीं तो आज मैं नहीं लूंगा। क्योंकि अभी इसमें क्या होगा, चेंज ऑफ मेथड भी सिखाना है, इसमें रिवैल्यूएशन हुआ तो वो भी पढ़ाना है, फिर बॉम्ब हो जाएगी। इको कभी है, कोई बात नहीं बेबी, आप जाओ ना घर पर। मैंने कब मना किया? मैं तो बताया कि अगर अभी कराना है नहीं फिर। अरे तेरी गलती नहीं बाबू, मैं खुद बोला ना। अभी 15 मिनट बचे, बट ये प्रॉब्लम मैं लूंगा, उसके बाद में मुझे 1-2 प्रॉब्लम और लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद में तुम स्ट्रांग बनते हो। कल तक वो डिस्कनेक्ट हो जाती है चीजें,
ठीक है, आज तुम्हारा फाइनल अकाउंट सल्टा, आज का होमवर्क क्या है, 15 मिनट कहाँ पे यूटिलाइज करोगे, अगर जो कुछ भी है फाइनल अकाउंट के जितने भी क्वेश्चन है पूरा रिवाइज करना, और अगर कुछ भी उसमें क्वेरी होगी तो मुझे बता देना, ठीक है। क्वेरी नहीं पूछोगे तो फिर तुमको वो वापस कॉन्फिडेंस लेस होएगा ही। कल टेक्निकल क्वेरी पूछना मुझे, मतलब क्वेरी पूछोगे तो क्या तुम्हारी पढ़ाई भी हो गई, इट इज टिक मार्क देन, है ना। प्रेम से बाय बाय बोलो।